हेलो जी, कैसे हैं आप सब। फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं दिनेश शर्मा और आज हम बात करेंगे रेजोनेंस कंडीशन इन सीरीज एलसीआर एसी सर्किट। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम दो तीन बातें जरा क्लियर कर लें। इस टॉपिक के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो हम ले चुके थे जहां पर एलसीआर एसी सर्किट क्या होता है उसकी डिटेल में हमने जानकारी ली थी और हमें मोटी सी समझ है कि एलसीआर एसी सर्किट होता क्या है, वहां पे किस तरह से कॉम्बिनेशन है और वहां से हमने इसकी इंपेडेंस का फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया था। एंड नाउ वी नो व्हाट इज इंपेडेंस, व्हाट इज करंट, व्हाट इज वोल्टेज इन द सीरीज एलसीआर एसी सर्किट। और आगे बढ़ने से पहले हमें यह भी जानना होगा कि रेजोनेंस क्या होती है, तभी हम एलसीआर एसी सर्किट की रेजोनेंस को समझ पाएंगे। क्लास 11th में किया था लेकिन फिर भी हल्का सा रिपीट करूंगा मैं। हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें देख रहे हैं डिफरेंट वायर्स हैं और इन वायर्स में कुछ वायर्स का लेंथ छोटा रखा है और कुछ वायर्स का लेंथ ये लंबा रखा है। ये बेसिकली हम सिर को खारिश करने के लिए इसको यूज करते हैं, लेकिन आज हम इसको रेजोनेंस के साथ लिंक करेंगे। हर सिस्टम की ऑसिलेट करने की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। आप एक पार्क में बैठे हैं और पार्क में एक स्विंग है, एक पिंग होती है, आप उस पर बैठ जाएं तो उसकी स्विंग करने की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, राइट। एवरी सिस्टम हैज गॉट इट्स ओन फ्रीक्वेंसी टू ऑसिलेट एंड दैट इज कॉल्ड इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर इस छोटी सी वायर की अपनी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी और बड़ी वाली वायर की कुछ अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी ऑसिलेट करने की। तो जब हम एक एनर्जी सोर्स यहां पे इन्वॉल्व करते हैं, इफ सम एनर्जी इज सप्लाइड टू से दिस वायर और से दिस वायर, तो व्हाट विल हैपन, यदि इस एनर्जी सोर्स की फ्रीक्वेंसी इस ऑसिलेटिंग सिस्टम के उस पार्ट की फ्रीक्वेंसी के लगभग बराबर होगी तो क्या होगा, जब ये ऑसिलेट करेगा, जब ये सिस्टम ऑसिलेट करेगा, इट विल हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड व्हेन इट इज ऑसिलेटिंग विद अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देन इट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस। तो हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज रेजोनेंस, वी शुड से दैट एवरी सिस्टम हैज ए टेंडेंसी to oscillate at a particular frequency, and if the frequency of the driving source, if the frequency of the energy source which is causing oscillation in this has nearly same frequency as that of its natural frequency, then the system oscillates with more amplitude and this condition is called resonance। और इसको हम देखते हैं कि दिस इज अ स्मॉल वायर, मैं इसको थोड़ा सा एनर्जी सप्लाई करता हूं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी सोर्स एंड द फ्रीक्वेंसी एट विच दिस कैन ऑसिलेट आर नियरली सेम, देन व्हाट विल हैपन, यू कैन सी अभी स्मॉलर वाला पार्ट दैट हैज बीन सेट इनटू वाइब्रेशन। यू कैन सी अपर पार्ट में हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा है वो ड्यू टू इट्स डिस्टर्बेंस, ये साथ में अटैच इस वजह से। अदरवाइज अभी जो मेन आप देख रहे हैं ऑसिलेशंस कहां पे हो रहे हैं, वो लोअर वाले पार्ट में हो रहे हैं। And on the same lines, the longer wires, they are also having tendency to oscillate at a particular frequency. And now you can say कि upper वाली wires अब oscillate कर रही हैं, लेकिन जो छोटी वाली wires हैं वो इस वक्त oscillate नहीं कर रही हैं। So this is general idea of रेजोनेंस। तो यहां पे क्या होगा कि सीरीज एलसीआर सर्किट में हम इन पैसिव एलिमेंट्स एल, सी और आर और मेनली एल और सी की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके वी कैन डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड वंस दैट नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज रीच्ड तो वहां पे रेजोनेंस होगा। लेकिन वो कब होगा, किन कंडीशंस में होगा, इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम पहले तो सर्किट बनाते हैं जो हमने पहले किया है। वी आर हैविंग वन एल, वी आर हैविंग वन सी एंड वी आर हैविंग वन आर एंड ये तीनों सीरीज में हैं। ये एल सी आर एलिमेंट्स, इनको पैसिव एलिमेंट्स कहते हैं और हमने इसको एक वोल्टेज के सोर्स के साथ कर दिया कनेक्ट and the source is AC source and E is equal to E naught sine of omega t. So here applied voltage is E naught sine of omega t. Now इस वोल्टेज के कारण जब यहां से वेरिंग करंट पास होगा, करंट कैसा है आप जानते हैं, ये करंट AC करंट है। AC करंट में क्या होता है आप देखते हैं कि पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल, देन नेगेटिव हाफ साइकिल, दिस विल कंटिन्यू। तो यहां पे व्हाट इज द पीक करंट, राइट। इफ आई ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन करंट एंड टाइम, सो ये वाला करंट कितना होगा, ये करंट कितना होगा, तो पीक करंट क्या होगा, पीक करंट विल बी इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। एग्री, व्हाट इज ई नॉट, ई नॉट इज अ पीक वोल्टेज और यदि हम इस पीक वोल्टेज को इंपीडेंस के साथ डिवाइड करें वी कैन फाइंड पीक करंट। एंड व्हाट इज इंपीडेंस, ये इंपीड से बना है वर्ड, इंपीडेंस मीन अपोज करना
और यहां पर Z है इसका सिंबल, एंड व्हाट इज Z? वी नो इट, दिस इज आर स्क्वायर प्लस दिस इज XL माइनस XC होल स्क्वायर, एंड दिस इज स्क्वायर रूट. यदि यहां पर XL का वैल्यू ज्यादा होगा तो ये वैल्यू, एंड अदरवाइज इफ C इज मोर यू कैन राइट हियर XC माइनस XL. इज इट? तो ये हुआ इम्पीडेंस. हम इस इम्पीडेंस की वैल्यू को यहां लिखें तो वी कैन फाइंड द पीक करंट, राइट? And we can write here that XL is equal to omega L, where omega is angular frequency and L is the value of inductance here. And what is XC? This is 1 divided by omega C. Now what happens? Here you can change the value of omega. If omega is varied, what will happen? Omega को change करने से one condition may arrive, one stage may arrive, जब ये XL और XC बराबर हो जाए. ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा को मान लो हम ओमेगा नॉट कह लेते हैं, राइट? और उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा कि एट ओमेगा नॉट, एट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, दैट मीन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ ओमेगा बिकम्स ओमेगा नॉट, तो मान लो ये बराबर हो गए दोनों, तो हमें क्या लिखना चाहिए कि XL विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट L, राइट? And XC will be equal to 1 by omega naught C, and at this value both are same. So XL will become equal to XC. So I should write here omega naught L is equal to 1 by omega naught C. So what is omega naught square? That becomes 1 by LC. And what is omega naught? So this is equal to 1 by LC root. So this is the frequency at which what happens? Both of these are equal. तो क्या होने वाला है बात करते हैं बाद में, लेकिन what is omega naught? हम यहां पर 2 pi f naught लिख पाएंगे इसको, and this is 1 by LC root. So what is f naught? So this is 1 divided by 2 pi, this comes here, and 1 by LC root. So this is f naught, या इसको आप FR भी कह सकते हैं, इसको आप ओमेगा R भी कह सकते हैं. तो ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो इनफैक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास एक सीरीज LCR सर्किट था, हमने उसमें ओमेगा की वैल्यू वेरी की, और ओमेगा की वैल्यू जब वेरी किया तो एक ऐसी वैल्यू ओमेगा की आ गई कि एट दैट पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी XL और XC बराबर हो गए. तो हमने इनको बराबर कर दिया. तो बराबर कैसे किया कि इसको ओमेगा नॉट L लिखा, एंड दिस इज 1 बाई ओमेगा नॉट C. देखिए ओमेगा L इज नॉट इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C. माइंड दिस थिंग. ओमेगा की हर वैल्यू के लिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर नहीं हो सकता. देयर इज सम पर्टिकुलर वैल्यू कि जिसके लिए ये दोनों, दैट मीन दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज इक्वल, और उसी वैल्यू को हमने क्या कहा, उसको ओमेगा नॉट कहा. तो वहां से हमने ओमेगा नॉट स्क्वायर 1 बाई LC एंड ओमेगा नॉट वाज 1 बाई LC रूट, और वहां से f का वैल्यू निकाला, एंड दिस वाज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. और इस फ्रीक्वेंसी पे हमने क्या देखा कि XL और XC बराबर हैं. कैन यू एग्री? XL और XC यहां पर बराबर हैं. और यदि XL और XC बराबर हो जाते हैं, when both of these are equal, so we can write from this equation, let this equation 1. So we'll write कि here when at omega naught XL is equal to XC, so what is Z? Z becomes R square plus, दोनों इक्वल हो गए तो 0 हो गया तो R square root, that means Z is equal to R. तो यहां पर XL और XC दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. इसका मतलब यह हुआ कि जो वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस है और जो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस है, ये दोनों वोल्टेजेस का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा. बात करेंगे अभी फेजर डायग्राम से. आपको पता भी है कि एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, तभी ये दोनों कैंसिल हो पाएंगे. तो कौन बचेगा? सिर्फ यहां पर रजिस्टर बच जाएगा. सीरीज LCR AC सर्किट में इंपिडेंस सिर्फ R ही रह जाती है और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I नॉट देन? I नॉट कितना होगा? दिस विल बी E नॉट डिवाइडेड बाई Z. एंड व्हाट इज Z? Z इज R नाउ. दैट मीन ये R हो जाता है. इसका मतलब हुआ कि जो रेजोनेंट सीरीज LCR AC सर्किट है
वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह ही बिहेव करता है। और ऑब्वियसली यहाँ पर वोल्टेज में और करंट में जो फेज डिफरेंस है वो जीरो होता है। तो क्या हमें ये कहना चाहिए कि यहाँ पर I विल बी इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी? यस, हमें ये क्यों कहना है? क्योंकि इन दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। किसमें? सीरीज एलसीआर एसी सर्किट इन रेजोनेंस। तो बात करते हैं कि यहाँ पर फेजर डायग्राम कैसे मॉडिफाई होगा। सो दिस इज फेजर डायग्राम फॉर series LCR AC circuit in resonance. So this was our coordinate system और ये है हमारी वोल्टेज कौन सी? दिस इज वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, इसके अक्रॉस वोल्टेज थी। करंट का फेजर भी इसी तरफ होगा, आप जानते हैं। और पहले बात करते हैं इंडक्टर की वोल्टेज की, जो एक्सेल जहां पर हमें मिल रहा है इसके अक्रॉस, एल के अक्रॉस व्हाट इज द वोल्टेज? तो वोल्टेज लीड करती है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर। एंड वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर दिखाना चाहेंगे तो हमें पता है कि अब करंट लीड करता है इस वोल्टेज को, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, करंट लीड्स, तो ये वैल्यू होगी इस तरफ, और ये एंगल भी π/2 है और ये एंगल भी π/2 है। तो एक्सएल और एक्ससी बराबर कब होंगे? जब ये दोनों वोल्टेज बराबर हो जाएंगी, जब VL विल बी इक्वल टू VC। एंड व्हाट इज VL? हम जानते हैं दिस इज I नॉट इंटू एक्सएल, दिस इज I नॉट इंटू XC। उस पीक करंट जहां इस सर्किट से पास कर रहा होगा उस टाइम XL विल बी इक्वल टू XC। दैट मीन्स इंडक्टिव वोल्टेज और कैपेसिटिव वोल्टेज, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज दोनों आउट ऑफ फेज होंगी। यानी एक वोल्टेज इस तरह होगी तो दूसरी वोल्टेज इस तरह होगी, ताकि इनका जो नेट वैल्यू होगा दैट विल बी जीरो। तो ये दोनों आउट ऑफ फेज है। इनके बीच में कितना फेज एंगल हुआ? 180 डिग्री का। दैट मीन्स इनका रोल तो खत्म हो गया। तो कौन बचा? सिर्फ VR बच गया। दैट मीन हम रेजोनेंट सर्किट में इनकी बात नहीं करेंगे और ये दोनों हट गए सीन से। एंड ओनली थिंग विच इज लेफ्ट इज VR। तो हमने क्या देखा कि इंपेडेंस सिर्फ R रह जाती है एंड I नॉट विल बी इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय R। कैन यू गेट दिस? आई होप यू कैन इजिली गेट इट। कि आइडिया क्या है यहाँ पे कि रेजोनेंट AC सर्किट में XL और XC बराबर होते हैं क्योंकि ये दोनों वोल्टेज आउट ऑफ फेज होती हैं। इसलिए सिर्फ कौन बचा? वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। तो हमें यदि इस कंडीशन में रेजोनेंट सर्किट के कुछ फीचर्स गिनाने हो तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी बातें सामने देखने को मिल रही हैं। सो बहुत सारी बातें हैं। नंबर 1 हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि VL और VC दोनों बराबर होते हैं। दूसरा फीचर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि XL और XC यहाँ पर बराबर होंगे। ये दोनों वोल्टेजेस बराबर होंगी तो ऑब्वियसली XL और XC भी बराबर होंगे। और यदि ये बराबर होंगे तो जो पी करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी V नॉट और E नॉट डिवाइडेड बाय R। राइट। होता क्या था? हमने पढ़ा था कि E नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई Z। दैट मीन चौथी बात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंपेडेंस है वो R ही हो जाती है। तो ये वैल्यू क्या हुई? दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इंपेडेंस। इंपेडेंस इज मिनिमम इन सीरीज LCR AC सर्किट, राइट, व्हेन इट इज इन रेजोनेंस। तो यहां पे ये दोनों पार्ट हट जाएंगे तो इंपेडेंस इज मिनिमम। तो इंपेडेंस मिनिमम किसकी प्रॉपर्टी है? सीरीज LCR सर्किट की। ध्यान रहे, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज LCR सर्किट। क्योंकि पैरेलल सर्किट की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हल्का सा आइडिया कंपैरेटिवली कि जब हम पैरेलल LCR सर्किट की बात करते हैं, पैरेलल LCR सर्किट इन रेजोनेंस कैसा होता है? सो दिस इज रेजिस्टेंस के साथ हमने कैपेसिटर को ऐड किया और एक और रेजिस्टेंस के साथ हमने यहां पर L इंडक्टर को ऐड किया एंड दिस इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ AC वोल्टेज, राइट, जिसका वैल्यू वही E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इस तरह के सर्किट को हम कहते हैं दिस इज रेजोनेंट सर्किट इन पैरेलल। इसके एप्लीकेशन वाइड हैं, ज्यादा यूज हैं, लेकिन इसका थोड़ा मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए अभी, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन इस रेफरेंस की बात मैं कर रहा हूं कि इस केस में जो इंपेडेंस होता है ना, इंपेडेंस इज मैक्सिमम। पैरेलल सर्किट में इंपेडेंस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज इन रेजोनेंस, और सीरीज सर्किट में, सीरीज LCR में इंपेडेंस इज मिनिमम। और क्यों है ये मिनिमम? हम इस बात को जानते हैं कि XL और XC दोनों बराबर हुए थे। और इस केस में और भी फीचर्स ऐड हम कर सकते हैं कि यहाँ जो ओमेगा नॉट होता है वो 1/LC रूट होता है। और हम ये बात यहाँ पे जरूर ऐड करें कि हर ओमेगा के लिए
XL और XC बराबर नहीं होते हैं. फॉर ईच ओमेगा these are not equal, but for omega naught this is angular frequency which is achieved, for which both of these values they will become equal. तो ये इक्वल जिस वैल्यू पे होंगे उसको ओमेगा नॉट कहा हमने, और वहां पे ओमेगा नॉट का वैल्यू हुआ 1/LC रूट. एंड नेक्स्ट पिक्चर कैन बी कि F नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC. तो ऐसे और भी फीचर्स यहां पर आप ऐड कर सकते हैं सीरीज LCR AC सर्किट के लिए. एंड वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि रेजोनेंस LCR सर्किट में रेजोनेंस हो सकता है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R. आप R की वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि सर्किट में है क्या, सिर्फ R ही तो बचा, बाकी तो बचे ही नहीं. तो R को वेरी करने से क्या फर्क पड़ेगा, करंट पे फर्क पड़ेगा ना. करंट कम ज्यादा हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा ऑब्वियसली, तो करंट पीक करंट कम होगा. लेकिन ओमेगा नॉट की वैल्यू वही रहेगी यदि आप L और C की वैल्यू को सेम रखते हैं तो. राइट, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास L का वैल्यू है 1 मिली हेनरी, राइट, एंड कैपेसिटेंस का वैल्यू है मान लीजिए 1 नैनो फैरेड. सो दिस इज 1 into 10 power minus 3. So let me write this is 10 minus 3 Henry and this is 10 power minus 9 farad, right? So what is 1 by LC root? So that becomes 1 by 10 power minus 12 root. So that remains 10 power minus 6. So here minus 6 becomes plus 6. So our angular frequency is, angular frequency कौन सी वाली, ये जो हमने जिस पे रेजोनेंस लिया है वो वाली की बात कर रहे हैं हम. तो ओमेगा नॉट हेयर कम्स आउट टू बी 10 raised power 6. So this is omega naught is 10 raised power 6. यूनिट क्या होंगे हम जानते ही हैं, रेडियन पर सेकंड. अब देखिए यदि आप R का वैल्यू जो मर्जी ले, R का वैल्यू कम हो तो करंट ज्यादा होगा, पीक करंट. R का वैल्यू बढ़ाएंगे करंट कम हो जाएगा, और बढ़ाएंगे करंट और कम हो जाएगा. तो यदि हम ग्राफ बनाते हैं कि हमने ओमेगा के डिफरेंट वैल्यूज चेंज किए एंड फाइनली हम यहां पे पहुंचे, तो I नॉट का वेरिएशन कैसे हो रहा है. सो वन ग्राफ कैन बी देयर between I naught, which might be in ampere, and this is our omega, which might be in 10 power 6. तो 10 power 6 रेडियन पर सेकंड या मेगा रेडियन पर सेकंड कह लीजिए आप. देखिए होगा क्या कि पहले तो जब ओमेगा 0 है तो ऑब्वियसली करंट भी 0 ही होगा, एग्री. और जब थोड़ा थोड़ा ओमेगा बढ़ना शुरू करेगा तो मान लीजिए आपने रेजिस्टेंस कुछ रखी है, से दिस इज 100 ओम, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाता है. सो आई शुड राइट हियर कि यहां पर रेजिस्टेंस जो हुई दैट इज इक्वल टू 100 ओम. दिस इज R1, दिस इज नंबर 1 ग्राफ, राइट. और यहां पर जो वैल्यू हुआ ओमेगा नॉट का, दिस इज दिस वैल्यू जो हमने बात की. सो दिस इज हेयर इन अवर केस दिस इज 1 into 10 raised power 6 रेडियन पर सेकेंड, जो हमने कैलकुलेशन किया इन वैल्यूज के लिए वो, राइट. अब यदि आप रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करते हैं, मान लीजिए आप रेजिस्टेंस कम कर देते हैं तो क्या होगा, 100 ओम की बजाय 50 ओम करते हैं तो क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा. तो करंट कुछ यहां पर और डिफरेंट वैल्यू ले लेगा, राइट. और यदि आप रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, 100 ओम की जगह आप मान लो 200 ओम कर देते हैं, तो करंट यहां पर कम हो जाएगा. सो दिस इज रेजिस्टेंस इज 200 ओम एंड दिस रेजिस्टेंस इज से 50 ओम. लेकिन जो वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट है उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट विल रिमेन सेम. ये बात की हमने. तो हमने क्या कहा कि ओमेगा को वेरी करके व्हाट यू कैन डू, यू कैन अचीव द रेजोनेंट कंडीशन. और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमें देखने को मिलता है ट्यूनर सर्किट्स में, रेडियो ट्यूनर सर्किट में. ये जो हमारे टीवी सिग्नल का रिसेप्शन होता है वहां पर हमारे एंटीना के पास बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, राइट. एंटीना इज रिसीविंग ऑलमोस्ट मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो कि अवेलेबल हैं. अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हमारा टीवी चैनल या रेडियो चलेगा, तो हम उसका फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे, राइट. तो जहां पर जो वेरिएशन हम देंगे फ्रीक्वेंसी को, तो उस ओमेगा नॉट की वैल्यू और जो हमारा एनर्जी सोर्स है उसकी वैल्यू जहां पर मैच करेगी वही रेजोनेंस होगा और वही सिग्नल हम रिसीव करेंगे. कैन यू गेट इट. तो ओमेगा नॉट को अचीव करना, दैट मीन्स इट इज नॉट यूनिक फॉर वन सिस्टम. आप L की और C की वैल्यू को वेरी करेंगे तो एक वैल्यू आएगी ओमेगा नॉट की. मान लीजिए वहां पर एनर्जी का कोई एक वहां पर फ्रीक्वेंसी है वहां पे मैच कर रही है, तो उसके लिए रेजोनेंस हो जाएगा. और L और C की वैल्यूज को चेंज करके इफ यू गेट ए न्यू वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट, तो मे बी दैट मे मैच विद सम अदर फ्रीक्वेंसी. तो इस तरह से क्या होता है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए वी कैन रिसीव डिफरेंट सिग्नल्स. और यही कारण है कि हम इस रेजोनेंट LCR सीरीज सर्किट को
एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दरवाजे पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन ये किसी एक को ही अलाउ करेगा, जिसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच होगी उसी को बुलाना है, राइट? तो मेनी फ्रीक्वेंसीज आर अवेलेबल एट द एंटीना, but the circuit will accept only that frequency where resonance condition is achieved. So for many frequency, it will allow a single frequency at a time. तो बाकी जो भी frequencies होंगी जहां पर मैचिंग नहीं हो रहा है, जहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और उस फ्रीक्वेंसी के लिए जिसके लिए मैचिंग हुआ, जिसके लिए रेजोनेंस हुआ, वहां पर करंट होगा मैक्सिमम। तो ये फीचर्स हैं कुछ इस तरह के सर्किट के। एंड वन मोर फीचर यू कैन से, थोड़ा सा मैंने एक शॉर्ट वीडियो दिया था अभी 1-2 दिन पहले, वहां पे बात भी की थी कि दिस सर्किट कैन बी यूज फॉर करंट मैग्निफिकेशन एंड वोल्टेज मैग्निफिकेशन। किस तरह से हम जो भी अप्लाइड ईएमएफ यहां पे दे रहे हैं एल और सी के अक्रॉस, वोल्टेज उससे काफी ज्यादा हो जाता है। क्या कहा कि अप्लाइड ईएमएफ के कंपैरिजन में वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी इज मच मोर। दैट मीन्स दिस सर्किट कैन बी यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर वोल्टेज magnification. So this was the detailed discussion about the resonance condition in series LCR circuit. And finally बात करते हैं कि पावर डिसिपेशन मैक्सिमम कहां पर होगा। तो 3 एलिमेंट से, कौन कौन से? L, C और R। तो यहां पर जो पावर का डिसिपेशन है वो सिर्फ R पर ही होता है, वहां पर पावर डिसिपेशन नहीं हो रहा है। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। सो व्हाट इज पावर? एवरेज पावर, दिस इज V स्क्वायर बाई R। यहां पे V कौन हुआ? E square, or this is E RMS square divided by R. So this formula can be used to find the power of this series LCR AC circuit. तो power loss across L कितना होगा? 0। यहां भी कितना होगा? 0। और यहां पर ही ये वैल्यू होगी in one complete cycle. If I say in one complete cycle, how much power is dissipated across L? 0. In one complete cycle, how much power is dissipated across capacitor? 0. And in one cycle, how much power is dissipated across this resistor? We can find that. और coming lectures में हम इन तीनों बातों को derive भी करेंगे। And finally एक बात आप और समझ गए होंगे कि रेजोनेंस कंडीशन तभी हो रही है जब हमारे सर्किट में L भी है और C भी है, इंडक्टर भी होगा और कैपेसिटर भी होगा, तभी XL will be equal to XC और हमारा रेजोनेंस कंडीशन मीट होगा। यानी हमें कोई कहे कि क्या आरएल सर्किट में रेजोनेंस मुमकिन है या नहीं? नॉट पॉसिबल। क्या सीआर सर्किट में रेजोनेंस होती है कि नहीं? यहां भी नहीं होती। क्या एलसीआर सीरीज सर्किट में रेजोनेंस होती है कि नहीं होती? यस होती है। क्या एलसीआर पैरेलल सर्किट में रेजोनेंस होती है कि नहीं होती? यहां भी होती है। यानी दोनों का होना जरूरी है। तो एल और सी के अक्रॉस जो वोल्टेजेस होंगी वो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, तभी ये दोनों बराबर होंगे और तभी हमारा जो रेजोनेंट सर्किट होगा वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। एंड आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज इजीली कन्वेड टू यू। नाउ इन दिस एनसीईआरटी क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7.9, हमारे पास एक सीरीज एलसीआर सर्किट है जहां पे एल का वैल्यू है 1.5 हेनरी, सी का वैल्यू है 35 माइक्रोफेरेड। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू 10⁻⁶ SI इफ द नीड इज देयर, और आर का वैल्यू है 20 ओम, एंड इट इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट एसी सप्लाई, राइट? तो एसी सप्लाई का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा ऑब्वियसली। सो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एसी सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, हमारे एलसीआर सर्किट का जो ऑसिलेट करने का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और जब इस एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करेंगे तो क्या होगा? आप जानते हैं वहां पर रेजोनेंस होगा। तो उस केस में व्हाट एवरेज पावर इज ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल? In one complete cycle of this AC power supply, what power is transferred to our circuit? तो शुरुआत कैसे की जाए? क्योंकि दिस इज क्लियर केस की जहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यहीं से ये दोनों फ्रीक्वेंसीज की बात होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई और नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए हमारा जो सर्किट है सीरीज एलसीआर एसी सर्किट इज इन रेजोनेंस। और यदि रेजोनेंस में होता है तो Z कितना होता है? हम जानते हैं Z इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। क्योंकि रेजोनेंस में है इसलिए XL और XC बराबर होंगे। दैट मीन्स इंपीडेंस विल बी इक्वल टू R। तो हमें क्योंकि यहां पर एवरेज पावर निकालना है और एवरेज पावर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, दिस इज ERMS स्क्वायर
डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, और हमारे केस में इम्पीडेंस R है, दिस इज ERMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। और हमने कहा था कि जब ये वैल्यू दी गई होती है, दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ द AC वोल्टेज। तो इनफैक्ट ये E को हम ERMS कहें, दिस इज नॉट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दिस इज द RMS वैल्यू, इज इट? तो सीधा वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज 200 स्क्वायर, सो 200 इन 200 divided by R, and the value of R is given, this is 20, so that becomes 2000 watt. So 2 kilowatt is the average power which is transferred to our circuit in one cycle of this AC voltage. Is it clear?